स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि जो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी है उस पर क्या कुछ पोजीशन ले रहे हैं राजनीतिक दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए बयान के बाद सियासी दलों में फायदे नुकसान को लेकर बहस जारी है। सभी अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। वोट बैंक की सियासत में करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला उनके अपने अपने हित में उलझा हुआ है, यानी पार्टियों के अपने अपने हित में उलझ गया है, ऐसा लग रहा है। समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन ने विभिन्न संगठनों और लोगों से राय मांगी है, लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद ये सियासत तेज हुई है राजनीतिक दलों के बीच में। पीएम मोदी ने भोपाल में दरअसल कहा था कि जब एक परिवार में दो कानून नहीं हो सकते तो फिर देश में दो कानून क्यों होना चाहिए, ये बड़ा सवाल पूछा था प्रधानमंत्री ने भोपाल में। साथ ही पीएम मोदी ने देश में इस मामले पर वर्षों से चल रहे वोट बैंक की सियासत पर लोगों का ध्यान खींचा था कि इस पर किस तरह से राजनीति होती रही है। विपक्षी एकता के बीच समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस ने कई दलों को पक्ष और विपक्ष में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया है। उदाहरण लीजिए, आम आदमी पार्टी ने यूसीसी का समर्थन किया है किंतु परंतु के साथ। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी इसी के साथ जाने की बात की है। उद्धव ठाकरे गुट ने कि हाँ ठीक है, वो इसके पक्ष में है। एनसीपी की बात करें तो वहां ना तो हाँ है और ना तो ना है। यही हालत बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें शायद सबसे बड़ी है। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने घुटना टेक दिया था। कांग्रेस पार्टी की भले ही सियासी मजबूरी रही हो, लेकिन करोड़ों मुस्लिम महिलाओं का सवाल तो उस समय से ही अनुत्तरित रह गया था। शाहबानो वाले मामले से ही तो विवाह है, तलाक है, देश के सभी नागरिकों के लिए विरासत है, गोद लेने के नियम, ये बिल्कुल एक होना चाहिए, लेकिन सियासत हमेशा इसके आड़े आती है और इसीलिए यूसीसी अब तक हो नहीं पाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि समान नागरिक संहिता तो इच्छा है, इसे लोगों के ऊपर जो बहुमत की सरकार है वो थोप नहीं सकती है। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संवैधानिक सत्ता है? अगर नहीं तो फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कानून क्यों सौंप दिया गया था? किस प्रावधान के तहत यह सौंपा गया था? पीएम मोदी ने खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को इस वोट बैंक की सियासत को लेकर आगाह किया था कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए भी क्योंकि सवाल है कि क्यों मुस्लिमों में पसमानदा समाज इतने पिछड़े हुए हैं, क्यों उनका सिर्फ वोट बैंक की तरह ही आज तक इस्तेमाल होता रहा। ये कई सवाल हैं पसमानदा समाज को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के। तो पीएम ने पसमानदा मुस्लिमों के पिछड़ेपन पर चिंता जताई और कहा कि भाजपा हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। तो ये सवाल है कि किस तरह से पार्टियां समान नागरिक संहिता जो हमारे संविधान में वर्णित है उस पर अलग अलग पोजीशन ले रही हैं। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ में राजीव पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत राजीव जी। और साथ में गरिमा दसौनी जी हैं, कांग्रेस की नेता, बहुत बहुत स्वागत गरिमा जी आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं चर्चा की विनोद जी के साथ। विनोद जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चर्चा तो चलिए शुरू हो गई थी, लेकिन भोपाल में जो पीएम ने बयान दिया उसके बाद अब जो दल है वो पोजीशन ले रहे हैं। कोई कह रहे हैं हाँ ठीक है हम पक्ष में हैं, इसमें ये किंतु है ये परंतु है। कोई कह रहा है ना हम पक्ष में हैं ना हम विपक्ष में, हम कुछ नहीं कह सकते।
किसी की मुश्किलें बढ़ गई है, कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी सरकार है वो ये तो सिर्फ एक इच्छा है, उसको कैसे थोप सकती है। लेकिन ये बहस चल रही है, तो क्या मोटे तौर पर जो पार्टियां हैं वो अपने नफा नुकसान के हिसाब से इस पर पोजीशन ले रही हैं क्या, उसी हिसाब से बहस कर रही हैं क्या विनोद जी? जी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में पढ़ रहा था अभी, तो मैं उसको सुन रहा था, आपकी रिपोर्ट से ही मैं पहले लूं तो सवाल ये है कि आखिर विपक्षी दलों की जो एकता का, जिसको नीतीश कुमार ने कहा था कि ये दिलों का महागठबंधन है, तो आज उसका महागठबंधन में अगर दिलों का महागठबंधन है तो आज उस महागठबंधन में अलग अलग लोग अलग अलग पोजीशन क्यों ले रहे हैं यूसीसी के मामले में? बड़ा सवाल है। उस महागठबंधन के 23 जून के महागठबंधन में कहा गया था कि हमारी वैचारिक भिन्नताएं जरूर है, लेकिन हम एक पॉइंट पे कि हमें बीजेपी को हराना है, हम एक है। तो अगर वो इस पॉइंट पे एक है तो आज यूसीसी के मामले में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भोपाल के अपने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में इस बात को रखा कि आप लोगों के सामने जाइए और उन्हें बताइए कि इस तरह की चीजों से जो एक वोट बैंक की बात करके लोग यूसीसी को रोक रहे हैं, उसके तरफ से अलग अलग अपने दलील दे रहे हैं, उनके बीच में आपको जाना है और लोगों को समझाना है कि इस देश में हो क्या रहा है। अब ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले वो ये इसमें विपक्षी दलों की एकता के जो शामिल हुए थे, तो उनके प्रवक्ता आके ये बात सामने में रखते हैं कि आम आदमी पार्टी आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एक तरह से देश में लागू करने के पीछे सहमत है। और मैं उस बात को चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि देश में सभी लोगों को एक समान कानून होनी चाहिए। ठीक है, यही बात शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप को भी लगा होगा कि अगर इस मामले में वो पिछड़ेंगे तो वो जो जिस तरह से पोजिशनिंग महाराष्ट्र में लेते रहे हैं वो तो वो अपने आइडियोलॉजी को किस रूप में रखेंगे, तो वो भी सामने में आ गए। एनसीपी भी ने साफ कह दिया कि ना हम इसमें हाँ में है ना में है। जेडीयू के प्रवक्ता अभी पोजीशन नहीं ले पा रहे, वैसे केसी त्यागी ने कहा था टाइमिंग गड़बड़ है। अच्छा, लेकिन हम एक तरह से इसमें वैचारिक रूप से इस बात में सहमत हैं कि इस देश में एक कानून होनी चाहिए। ठीक है, रही बात जब आप इस पॉलिटिकल आप ये सब चीजें देख रहे हैं कि इतना कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन का मतलब है कि इन सारे पॉलिटिकल पार्टियों का मुस्लिम जो एक तरह से इस देश में एक वोट बैंक का रूप लिया है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भोपाल में कह रहे थे, क्या उसके लिए आपने उस मुस्लिम कम्युनिटी में आधी आबादी को एकदम दरकिनार कर दिया है? उस कम्युनिटी में जो पसमंदा समाज है उसको आपने एकदम हाशिए पर रख दिया है। तो इन सब चीजों को जवाब देते हुए आज इन विपक्षी पार्टियों को नहीं बन पा रहा है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से अपने पोजीशन में टाइमिंग और बाकी चीजों पे तर्क दे रहे हैं। लौटता हूं आपके पास, आपने जिस कंफ्यूजन का जिक्र किया है ना, वो कंफ्यूजन भी शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। इसीलिए मैं राजीव पांडे जी के पास बाद में आऊंगा, पहले गरिमा दसौनी जी के पास चलता हूं। गरिमा जी, संविधान में नीति निर्देशक तत्व में पूरी तरह स्पष्ट रूप से वर्णित अनुच्छेद 44 में इसका पूरा जिक्र, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले में दरियाफ्त की कि आप इसे लेकर आते क्यों नहीं। उसके बाद गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी का बयान आता है कि ये तो महज इच्छा है और इस तरह से जो बहुमत की सरकार है वो थोप नहीं सकती। क्या कांग्रेस के अंदर ही सबसे ज्यादा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होते हुए भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्या इस मामले को लेकर गरिमा जी? देखिए, मिश्रा जी ने अभी कहा कि दिल तो मिल गए हैं लेकिन मुद्दे पर बात अपनी अपनी रख रहे हैं और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दिल मिलने का मतलब ये नहीं होता मिश्रा जी कि सब रट्टू तोते हो जाएं और एक ही लाइन पर अपनी बात रखें। ठीक है, हम सब लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में सबको अपनी ओपिनियन और अपनी विचारधारा जाहिर करने का पूरा अधिकार है और सबका अपना इसमें ओपिनियन है और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी ओपिनियन रखी है। जहां तक आपने कहा कि हम सूटेबिलिटी की राजनीति कर रहे हैं, कुछ वर्ग विशेष को टारगेट करके हम इस तरह की पॉलिटिक्स साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पसमानदा समाज के लिए जो प्रधानमंत्री का बयान है भोपाल का, अगर उसको गौर से सुने तो वो है भड़काओ और राज करो, फूट डालो और राज करो वाली राजनीति पर वो चल रहे हैं कि जो
जो भी दुखती रग है, जिसकी भी दुखती नब्ज है, उसको टच करो और समाज में बंटवारा करने की कोशिश करो। यानी कि इस समय उन्होंने उकसाया है पसमानदा समाज को कि अरे अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपको तो हाशिए पे रख दिया, आपके साथ तो इतने सालों में अत्याचार और अन्याय हुआ, तो इसी को शायद फूट डालो और राज करो की राजनीति कहते हैं। ठीक है। जहां तक यूसीसी का सवाल आपने कहा, तो यूसीसी अगर इतना पसंद है प्रधानमंत्री जी को, तो उत्तराखंड में क्यों थोप रहे हैं भाई? केंद्र में लाइए ना सीधे। तो केंद्र में लाने की तो बात हो रही है। मैं वही आपसे कह रही हूं कि यहाँ उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट में कौन से सब्जेक्ट्स को लिया गया, कौन से क्लॉजेस को छोड़ा गया, ये जनता के सामने पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। हाँ है ना, अभी उन्होंने लॉ कमीशन ने मांगा है सुझाव, आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं सुझाव। देखिए, लॉ कमीशन की पिछले साल की रिपोर्ट शायद आपने नहीं पढ़ी। हाँ मैंने पढ़ी है, वो उन्होंने जब वो कहा था, हाँ उन्होंने ये कहा है कि ये समय मुफीद नहीं है। लेकिन उसके बाद ये दूसरा लॉ कमीशन है जो इसको लेकर आ रही है, सुझाव मांग रही है। इसी को तो थोपना और इसी को तो दबाव की राजनीति कहते हैं कि पिछले साल का लॉ कमीशन ये कहता है कि ये समय मुफीद नहीं है, और इस साल का लॉ कमीशन कहता है लाओ भैया। तो ये मात्र 1 साल के अंतर में ऐसा क्या देश के अंदर बदल गया कि अब मुफीद समय आ गया? आपके सवाल पर जवाब अब राजीव जी की बारी। राजीव जी, बड़े ध्यान से आप सुन रहे थे, 2 चीजों पर जवाब दीजिएगा। एक तो ये इनका गरिमा जी का आरोप है कि आप पसमानदा समाज को भड़का रहे हैं, और दूसरी बात ये कि इस समय वाले लॉ कमीशन को क्यों जरूरत पड़ गई यूसीसी लाने की और इस पर लोगों के विचार लेने की। दोनों पर जवाब दीजिए राजीव जी। जी, पहले मैं जरा 30 सेकंड इसका जो लीगल एस्पेक्ट है। हाँ जरूर। देखिए, भारत के संविधान में 2 बातें थी जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि वो एक ना रहे और एक रहे। ठीक। जैसे आर्टिकल 370 था, जिससे जो बाबा साहब नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 रहना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने टेम्पोररी प्रोविजन लिखा, और कांग्रेस की सत्ता इतने दिनों तक रही, उन्होंने बाबा साहब के जो इच्छा थी उसको कंप्लीट नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब की जो इच्छा थी उसको 2019 अगस्त में आर्टिकल 370 पर कंप्लीट कर दिया। ठीक। दूसरी उनकी इच्छा थी ये यूसीसी पर। उनका एक स्टेटमेंट है, एक लाइन का पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने, अंबेडकर साहब ने कहा था कि बारिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मुस्लिम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस were governed by Hindu laws in matter of succession till 1937. यूसीसी क्या है? एडॉप्शन, सक्सेशन, मैरिज। रेस्ट क्रिमिनल में तो हाथ नहीं कटवाने की बात करते ही। बिल्कुल। अगर हाथ कटवा लेते, गर्दन कटवा लेते, इसलिए सिविल लॉ से जुड़ा, रेप करने वाले जो लोग हैं ना उनको पत्थर से मारना चाहिए, तो उसमें नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कारण क्या है। दूसरी बात, एक और 10 सेकंड में बता दूं, आर्टिकल 44 में एक वर्ड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। शैल वर्ड है। भारत के संविधान में बहुत कम आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है शैल। नॉर्मली शैल मतलब करेगा ही। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इन दोनों बातों पर जो बात कही थी, तो 50% काम तो हो गया मोदी जी ने 2019 में। और आपको मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, हमने कहा है कि यूसीसी हम लाएंगे। अब कई बार आपका ये तो है, ये तो बात है बहुत हमेशा से हम लोग कुछ देखिए, संविधान डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में क्या होता है, चुनाव से पहले आप मैनिफेस्टो बनाइए और जनता के बीच में लेके जाइए। अच्छा, आप उस पर जवाब दे दीजिए जरा। मैं आ रहा हूं बस। आप 10 जनता ने हमको कहा है, जनता के हिसाब से काम करेगा। अब आती है 2 बातें। इन्होंने कहा कि पसमंदा मुसलमानों को भड़का रहे हैं। जी। अरे भाई, पसमंदाओं का जो तुमने शोषण किया है, मुसलमान की जितनी भी जो चीजें हैं, जो पूरी दुनिया में नहीं है और भारत में चल रही है, जो सऊदी में क्या चल रहा है ये देख लीजिए, उससे ज्यादा कट्टर इस्लाम भारत में इन्होंने ले आया। उन्होंने हदीस को कहा कि हदीस को हम नहीं मानते। अभी के जो राजा है मोहम्मद बिन कई सारे हदीस को उन्होंने कहा नहीं, हदीस मानते ही नहीं। और यहाँ पर हदीस के नाम पे क्या हलाला, तो क्या ट्रिपल तलाक, तो क्या पॉलीगेमी। एक वीडियो में कल एक केस देख रहा था, 5वीं शादी के बाद 6ठी कह रही है हलाला कर। अब देखिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मेरा सिंपल कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पसमंदा मुसलमानों को बराबरी पर, भारत में हर समाज के हर वर्ग के लोगों को बराबरी पर लाना है। देखिए, हमारे यहाँ रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन SC ST का था। उस समय भी एक डिबेट हुआ कि क्या जो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उनको रिजर्वेशन दे। बाबा साहब ने बोला नहीं, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने कहा कि यह केवल कुरीति हिंदू धर्म में। चौथी बात, यूसीसी क्यों जरूरी है? बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में जो 4 धर्म है, हिंदू,
बौद्ध, सिख और जैन, इस चारों का तो ऑलरेडी यूसीसी बना करके बाबा साहब चले गए। बिल्कुल, हिंदू, जिसको हम लोग हिंदू कोड बिल कहते हैं। हाँ। हिंदू नहीं, चारों हिंदू है। हाँ। भारत के संविधान में जो हाँ। एक्चुअली एक विषयांतर हो जाएगा, नहीं तो मैं एक बात बताऊं कि देश में जो वीर सावरकर जी की थ्योरी थी पुण्य भूमि और पितृभूमि एक होने वाला, वो पुण्य भूमि और पितृभूमि इन चारों की एक है। उसके लिए ऑलरेडी बाबा साहब अंबेडकर ने यूसीसी ला दिया, ये सब एक तरफ से होगा। अब विषय लास्ट लाइन बताता हूं। हाँ। ये राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं ना, हाँ। अभी देखिए दो पार्टी, मैं अभी मुंबई से आपके शो में जुड़ा हुआ हूं। हाँ, हाँ। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो अभी यूबीटी है, उनके पुत्र भी चाह के भी कितने भी पथभ्रष्ट हो गए हों, लेकिन इतने नहीं हुए कि वो यूसीसी का विरोध कर पाएंगे। अगर उन्होंने यूसीसी का विरोध किया तो मुंबई में कॉर्पोरेटर नहीं जीत सकता। ठीक है, ठीक है। आज मजबूरी में उन्होंने कह दिया। अब आप सीपीएम का स्टैंड जरा पता करिए। ठीक, लौटता हूं। जी, इस विषय को कांग्रेस छोड़ करके ज्यादातर पार्टियां समर्थन करेंगी। लौटता हूं आपके पास राजीव जी, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, जो ये बातें हो रही हैं, देखिए तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। पी चिदम्बरम का बयान आ गया कि भाई ये तो इच्छा है, तो मेजॉरिटी सरकार जो बहुमत सरकार है वो क्यों थोप रही है इस तरह से। तो सवाल ये है कि क्या वो ये समझते नहीं है कि ये कितनी संवैधानिक बात है, या फिर जो वोट बैंक की राजनीति जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, वोट बैंक की राजनीति इस तरह के बयान या अलग अलग स्टैंड लेने के लिए सभी पार्टियों को मजबूर कर रही है क्या? लाल जी, ये दोनों बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी सियासत की बात तो करेंगे, अपने अपने पोजीशन पे रख के करेंगे। लेकिन जो चीजें इसके पीछे का हर्डल रहा है और सियासत रहा है, उसकी तरफ मैं जरूर अपने लोगों को और अपनी जनता के सामने में, अपने दर्शक के सामने में रखना चाहूंगा कि ये लाइन जो मिसिंग है वो कहां से है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में एक गैर संवैधानिक सत्ता बना के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जो सिंपली एक एनजीओ का वो एक हैसियत है उनकी, और उनके हवाले अगर आप देश के 20 से जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिएगा विनोद सर। बोर्ड के हिसाब से वो सारे देश का कानून बना, आ रहा हूं गरिमा जी आपके पास। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बात के लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि जो मैडम को थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन एक साथ केस ने एक मौका दिया था इस देश को, जिसमें सुप्रीम पहली बार का मामला सामने आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज के सामने में रखकर एक तरह से उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देश के सामने में एक मौका है, और एक 62 साल की महिला जो गुजारा 200 रुपए गुजारा भत्ता के लिए गिरा रही थी, और उसको उस समय में आप ये देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून, उसके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कानून को सही करते हुए, फैसले को बरकरार रखते 200 रुपए देने, भत्ता देने की बात की, तो राजीव गांधी ने उसको इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद में उसके कानून को बदल दिया। बहुत बड़ा सवाल है, ब्लंडर है जो आज तक कोई भी इसमें यूसीसी के मामले को छू नहीं सका। हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता था कि इस देश में कुछ बवाल सा हो जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक लाइन खींचा है। लेकिन ये अवेयरनेस की बात है, कानून कब बनेगा नहीं बनेगा, अभी लॉ कमीशन एक सुझाव मांगा है, तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ होते कौन है, ये राजीव गांधी क्यों किया था, तो यही वोट बैंक के सियासत की बात लोगों को बतानी चाहिए। लौटता हूं आपके पास। और गरिमा जी, सबसे एक बड़ी बात यह कि 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, और उस समय यह कहा जाता है कि हमें समान नागरिक संहिता की आगे की दिशा में बढ़ना है, इसे बनाना है, लागू करना है। लेकिन जब शाहबानो वाला प्रकरण होता है तो उसमें आगे तो बढ़े नहीं, उस पोजीशन पर भी नहीं रहे, प्रतिगामी कदम यानी पीछे जाने का कदम उठा लिया गया। जिस समय शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, तो कांग्रेस में यह कंफ्यूजन रहा तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सलाहकार संपादक से है कि ये जब मुस्लिम लॉ बोर्ड को कह रहे हैं कि एनजीओ की एक हैसियत उनकी है, मैं जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या हैसियत समझते हैं ये? उसकी हैसियत एनजीओ से ज्यादा है क्या वो किसी समाज के कानून का फैसला कर रही है आरएसएस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह? वो तो कठपुतली, वो तो कठपुतली की तरह पूरे देश को चला रहे हैं आरएसएस वाले। देखिए, ये आधिकारिक तौर पर आप नहीं कह सकते
क्योंकि वो कोई फैसला नहीं कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह। अच्छा, मैं दूसरा बताऊं आपको, मैं दूसरा बताऊं, अभी आपके जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा आप हमारा मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, हमने अपने हर मैनिफेस्टो में ये लिखा वो लिखा। आपने मैनिफेस्टो में लोकपाल की बात भी कही है, आपने यहाँ प्रदेशों के मैनिफेस्टो में लोकायुक्त की भी बात कही है, और अभी आपने ये कहा कि हम तो वो करेंगे जो जनता कहेगी। जनता को इससे आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूसीसी आए या नहीं आए, लेकिन हाँ, महंगाई जो टमाटर ने शतक लगा दिया, बेरोजगारी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम जनता को फर्क पड़ता है। लोकपाल और महंगाई पर किसी और दिन बहस कर लेंगे, आज यूसीसी पर रहते हैं। यूसीसी जब आएगा तब आएगा, बहुलवादी देश है हमारा, अनेक विभिन्नता वाला देश है हमारा। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कितना प्रैक्टिकल होगा यूसीसी, यहाँ पर कितना कारगर। तो बहुलता के साथ गरिमा जी हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है ना। आप दूसरों को भी काश इतना ही इंटरफेयर करते या इंटरवीन करते तो मजा आता। बिल्कुल, आप बोलिए। मुझे बात रखने दीजिए। आपने कहा कि एक देश एक कानून रहेगा, एक देश एक टैक्स रहेगा, तो एक देश एक झंडा क्यों नहीं है? इनके मुख्यालय में क्या देश का राष्ट्रीय झंडा फहराता है? ये बताइए कि इस देश में इस समय आप कहते हैं कि मैं टोक देता हूं, बताइए। आप बात ऐसे ही कर रही हैं कि टोकना पड़ रहा है मुझे। कौन से मुख्यालय की बात कर रही हैं आप? इस देश में केवल एक झंडा लहराता है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूं ये बात, यहाँ पैनल में सबसे पूछ रही हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज सब जगह लहराता है क्या? इनसे लहराता है, अलग अलग पार्टियों का अपना अपना लहराता है, और राष्ट्रीय ध्वज भी लहराता है। नहीं, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज, हर बार हमसे कहा जाता है कि वन नेशन वन टैक्स, हम कितने टैक्स भर रहे हैं, कितना ये लोकपाल को ले आए। ये इस समय सिर्फ अपनी नाकामियों को, इनको 2024 सारे विपक्षी दलों के एकजुट होने की वजह से ये बौखला गए हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, पूरा आ रहा हूं, आप पूरा बोलिएगा राजीव जी। गरिमा जी की आवाज। हाँ, इनके राम मंदिर मुद्दा भी इनके हाथ से खिसक गया, इसलिए अपनी नाकामियों को, जो 9 साल के जो वादे हैं उस पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते ना कि राम मंदिर बनाएंगे, रामलला को लाएंगे, तो आप यूसीसी लाएंगे, तो हर बार चुनाव से पहले एक तुरुप का। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है आपके पास। ठीक है, विपक्षी एकता को देखते हुए बौखलाहट में प्रधानमंत्री मोदी, अच्छा ठीक है, बौखलाहट में कह रहे हैं। ठीक है, आपका ये एंगल। ये राजीव जी, एक देखिए, इन्होंने सारी बातें उठाई, लेकिन यूसीसी पर इनका ये कहना है कि बहुलता वाला देश है तो कितना प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, तो उसी पर पूरा जोर क्यों है? लॉ कमीशन ने जब पहले मना किया था, तो इस बार लॉ कमीशन क्यों इसे फिर से मांग रहा है? राजीव जी देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि चुनाव आते ही हम घबरा गए हैं। ऐसे ही अगर आप जनवरी से लेकर के मई तक ऐसे ही ये प्रलाप करते थे, और उस प्रलाप के बाद जब चुनाव हुआ मई 2019 में, तो लगभग 6 करोड़ वोट ज्यादा मिला, और हम लोग 32 या 33% से 38 या 39% तक पहुंच गए। देश में 5 साल काम करने के बाद जनता ने मोदी जी को भर भर करके आशीर्वाद दिया कि और लो वोट और 5 साल। दूसरी बात इन्होंने कही कि राम मंदिर का मुद्दा, आप उनको सुन लीजिए, उन्होंने पूरा सुना था। बीच में मत बोलिए गरिमा जी, पूरा सुना था उन्होंने, बीच में मत बोलिए। मैंने एक शब्द किसी, पिछली बार भी आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत करके लगा कि राहुल बाबा को कि हम प्रधानमंत्री ही बनेंगे, कहाँ चले गए कि विपक्ष का नेता खुद से चुनाव हार गए। नहीं, राहुल गांधी नाम है। अच्छा, राहुल गांधी बोल दिया उन्होंने, सुधार कर लिया, बोलना शुरू करूंगी, मैं भी फेंकू और तड़ी पार बोलना शुरू करूंगी। गरिमा जी कर लिया सुधार, अब छोड़िए यूसीसी पर रहिए, यूसीसी पर रहिए, यूसीसी पर राजीव जी, यूसीसी पर रहिए। मैंने उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा था। तो चुनाव की तो परिस्थिति कैसी है वो देश की जनता देख रही है, लेकिन मैनिफेस्टो बनता ही इसीलिए है। भारत का संविधान को जिसको ज्ञान है कि जा करके आप जनता के बीच में, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है, हम जनता से पूछेंगे। जनता ने हमें कहा, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, गरिमा जी उनको कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। अभी उन्होंने कोई भी वैसा शब्द नहीं बोला है, कंप्लीट कर लेने दीजिए गरिमा जी। इस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, गरिमा जी कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको। कहाँ से लोगों को लाते हैं आप? मेरी बात, आप अपनी बात रखिए, बात पूरी कीजिए राजीव जी। राजीव जी बात, मैं क्या कह रहा हूं, तो ये परिस्थिति है। अब इनका कहना है बहुलतावादी देश है। पूरी दुनिया में जहां जहां
संविधान के हिसाब से कानून बनाए हुए वो देश डेवलप कर गया। ठीक है, और चलिए जहां पर किसी- अभी बहुत नहीं, बहुत आप नहीं, सभी का शुक्रिया, धर्म के बहुत आधार बहुत पर शुक्रिया अगर आप सभी का इस बनाएंगे चर्चा तो में हिस्सा सूडान लेने के बनाएंगे, लिए। पाकिस्तान राजीव जी, एक इंपॉर्टेंट लाइव के लिए मुझे जाना है, इसलिए शुक्रिया कर रहा हूं माफी के साथ। और गरिमा जी आपका भी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलते हैं लखीसराय, जहां पर कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं सभी की जनसभा में। सभी सीटें भाजपा को जिताने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत